नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। आधुनिक युग तकनीक पर आधारित और संचालित है। आम जनजीवन में मशीनें तेजी से विकसित होकर जगह लेती जा रही है। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष रूप से सरकारी तौर पर पहल भी लगातार की जा रही है। इसी के तहत राजधानी रांची में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित ITI कौशल कॉलेज नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल के विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। साथ ही सेवा कैफे का उद्घाटन किया और ITI कौशल कॉलेज का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर चंपई सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। झारखंड की गिनती पिछले राज्यों में होती है। ऐसे में गरीबी और पिछड़ेपन से राज्य को कैसे निकाले, इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में पंचायत स्तर पर शिक्षित ग्रामीण युवाओं को दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को और मजबूत करने की हम मेडिकल सर्किट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत चिकित्सकों के साथ दवा दुकान संचालक ऑनलाइन जुड़े रहेंगे ताकि इमरजेंसी में विशेष चिकित्सकों से सलाह लेकर दवा मरीजों को दे सकेंगे। किस तरीके से सरकार और फाउंडेशन मिलकर काम कर रही थी, हमने बहुत पहले कहा था, लेकिन शायद इसको थोड़ा सा लोगों तक संदेश नहीं जाना वजह रहा हो कि अब ये नर्सिंग का कोर्सेज सिर्फ महिला या लड़कियां नहीं करेंगी, अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार का सोच है। इसमें कोई बंदिश नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं। और ये बहुत जल्द हम अब इसको शुरू करेंगे कि लड़कों में भी नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि मैं देखता हूं, आपको मालूम होना चाहिए, भारत में पहला ये राज्य है जहां आज इस राज्य के मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा करके रखी है। अगर हम चाईबासा का टोंटो गांव का नाम लें, गुदड़ी गांव का नाम लें, वहां तो 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद लोग सड़क पे भी नहीं दिखेगा, ये हालत है। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का मदद मिलेगा। तो दवा का दुकान खुला है तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ कड़ी जुड़ता जाएगा, चाहे नर्स हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कुछ इससे जुड़े विषय हो। तो दवा को लेकर जो आए दिन हो हल्ला होता था, अब इसको आपके गांव के स्तर पे स्थापित करने का हमारा सोच है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी रांची में IMA सभागार में REC लिमिटेड के द्वारा बिजली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ, हछिया विधायक नवीन जायसवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद संजय सेठ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम काल में केंद्रीय योजनाओं के तहत जो उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। साथ ही हर घर बिजली के संकल्प को पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पूरे प्रदेश के हर घर में बिजली जाए, इसके लिए केंद्र सरकार की पहल लगातार जारी है। शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, जनधन खाता, आयुष्मान भारत, 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक लगातार मुफ्त राशन, हर घर में नल और हर टोले में, हर घर में बिजली। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हर टोले में ये बिजली जाए, हर घर घर बिजली जाए। तो लगभग 25,000, झारखंड के 25,000 गांवों में बिजली पहुंची और उसमें 5500 करोड़ रुपया लगा। और उसी तरह लगभग
2,48,000 BPL परिवारों में यह बिजली कनेक्शन किया, जो पूरी तरह निःशुल्क। आप देखो झारखंड के अंदर अभी बिजली की स्थिति कैसी चरमराई है। एक तरफ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजनाओं को पूरे भारत में हर प्रदेश में भेज रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आप देखो झारखंड में पिछले 4 सालों में 55,000 ट्रांसफार्मर दिए। कितने? 55,000। उसके अनुमानित खर्च आया 3500 करोड़ रुपया, जिसमें 2,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का दिया लगा और 1,500 करोड़ रुपया राज्य सरकार का, 60-40 की रेशियो में। वहीं कार्यक्रम के आयोजक REC के स्टेट हेड ने बताया कि केंद्रीय योजनाओं के अनुसार प्रत्येक माह हर राज्य में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उपभोक्ताओं की सुलभता के लिए केंद्र लगातार पहल करती है। उद्देश्य ये है कि हम लोग का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है 75 साल पूर्ण होने के लिए, उसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग हर साल में, जैसे इस साल में हम लोग हर मंथ को सिलेक्ट किया, जैसे उड़ीसा में हो गया लास्ट मंथ में, इस मंथ में हम लोग इसमें कर रहे हैं, मतलब झारखंड में कर रहे हैं। इसलिए हर मंथ में कोई ना कोई स्टेट को हम लोग उसको कंटिन्यू करने के लिए कर रहे हैं। उसको बिजली मिलने के लिए तो आपको स्टेट जो एजेंसी है उससे बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फंडिंग करते हैं, हम लोग इस पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। तो हम लोग जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फंड देते हैं, वो फंड रिक्वायरमेंट आता है स्टेट से, हम लोग उसको देख के फिर रिलीज़ कर देते हैं। उसमें हम लोग का रोल नहीं है, बट डेफिनेटली एक जैसे पहले क्या था 90, जो मैं उस टाइम ही बोल रहा था 10% जो है, पहले 90% सब्सिडी था, 10% अप टू RGB तक। उसके बाद DDJ जो आया उसको स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए 60-40 किया गया कि स्टेट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। तो उसके लिए 60-40 रेशियो में 60% सब्सिडी, 40% लोन। तो ये धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। अभी जो कॉन्सेप्ट था पहले इलेक्ट्रिसिटी का कि एक गांव में एक टोला होने से हम लोग इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर कर देते थे, अभी एक गांव में सब टोला इलेक्ट्रीफाइड होने से तभी हम लोग इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर करेंगे। अभी तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये फिर न्यू स्कीम आ रहा है तो उसमें जो कमियां है उसमें शामिल किया जाएगा। वहीं भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में गुरुवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। यह दिवस 29 जून को स्वर्गीय प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में स्वर्गीय प्रोफेसर PC महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए लोगों को, विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का थीम है सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए राज्य सांकेतिक ढांचे को राष्ट्रीय ढांचे के साथ संरेखित करना। आज इसी विषय पर चर्चा की गई। लाहौर नगरी जमशेदपुर सहित पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान सभी मस्जिदों में सुबह से ही बकरीद की नमाज पढ़ी गई। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान जमशेदपुर के साक्षी के जामा मस्जिद के अलावा मानगो, धतकीडी, कदमा, सोनारी, गोलमुरी, जुगसलाई, परसूडी, टेलको सहित अन्य क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में अकीदतमंद मस्जिदों में जुटे और देश दुनिया की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले और बधाई दी। यहाँ बता दें कि जमशेदपुर समेत जिले भर में करीब 1 महीने से बकरीद की तैयारी चल रही थी। इस त्यौहार में कुर्बानी का बेहद महत्व होता है। उसी के मुताबिक परंपरागत ढंग से शहर समेत पूर्वी सिंहभूम जिले में बकरीद का त्यौहार मनाया गया। वहीं बकरीद के मौके पर हल्दी पोखर, गंगाडी, पोटका आदि मस्जिदों एवं ईदगाहों में भी बकरीद की नमाज अदा की गई एवं सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने गले लगाकर एक दूसरे को बकरीद की बधाई देते हुए आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाने का संकल्प लिया। मौके पर उपस्थित मौलवी ने कहा कि ये आपसी भाईचारे का पर्व है। इस त्यौहार में हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से पर्व को मनाते हैं एवं कब्रिस्तान में जाकर जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की जाती है और सभी एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई देते हैं। वहीं सभी धार्मिक स्थलों पर बकरीद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। विधि व्यवस्था के तहत सभी मस्जिदों, ईदगाहों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि शांतिपूर्वक ढंग से बकरीद मनाया जा सके। इस मौके पर मुसाबनी DSP चंद्रशेखर आजाद, DSO राजीव रंजन, BDO निखिल कश्यप, इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम, थाना प्रभारी रंजीत उराव समेत काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। बकरीद का नमाज बहुत खुशी से मनाया गया है और हम लोग का ईदगाह में फर्स्ट बकरीद का नमाज पढ़ा गया है। इसलिए पढ़ा गया है जो हम लोग का बकरीद और ईद
माने ईदगाह में नमाज होता है, तो हम लोग का छोटा बस्ती का हिसाब से माने मस्जिद में नमाज हो रहा था। तो अब आबादी बढ़ गया है, इस हिसाब से हम लोग माने ईदगाह में हम लोग प्रोग्राम रखे, जो हमें मीटिंग बैठा करके और हम लोग माने ईदगाह में हम लोग नमाज माने बकरीद का नमाज अदा किए। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा घाटशिला अनुमंडल में भी बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अनुमंडल के विभिन्न मस्जिदों में मौलाना द्वारा नमाज अदा कराई गई। उसके बाद एक दूसरे को गले लगकर बकरीद की बधाइयां दी गई तथा क्षेत्र में आपसी भाईचारा रहने की दुआएं मांगी गई। बहुत अच्छे तरीके से हुए और लोग की तादाद भी बहुत अच्छी थी और भाईचारगी भी सबकी बहुत अच्छी थी। लोग नमाज़ पढ़ने के बाद गले मिले, आपस में मिल करके जो नाराज़गी जो ये थी वो सारे ख़त्म हुई और सब आपस में भाई भाई मिल कर। चक्रधरपुर के लोकनाथ नगर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ एक खंबे के अर्थिंग तार में पिछले 1.5 साल से बिजली प्रवाहित हो रही थी, लेकिन शिकायत के बाद भी तार को ठीक नहीं किया जा रहा था। खंबे में बिजली आने से खंबे के आसपास कई सांप, मेढक और चूहों की मौत हो चुकी थी। भारी बारिश में खंबे के सामने जमा हुई पानी उबल रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि उनके द्वारा पिछले 1.5 साल से इसकी जानकारी बिजली विभाग को दी जा रही है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लोगों को इसका डर हमेशा बना रहता है कि कोई बच्चा और कोई इंसान अनजाने में इसकी चपेट में ना आ जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। स्थानीय लोग इस अनहोनी की चिंता से परेशान थे। इस दौरान इस घटना की जानकारी स्थानीय भवानी के द्वारा बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी फौरन मौके पर पहुंचे और जिस अर्थिंग तार से बिजली प्रवाहित हो रही थी उसे काटकर अलग कर दिया। इस बार बिजली विभाग के त्वरित कार्रवाई से खंबे में आ रही बिजली की शिकायत दूर कर दी गई है। खंबे में बिजली प्रवाहित की समस्या खत्म होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। सर, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में मेरा बगल में है, कितना बच्चों को पकड़ के रखेंगे। 1.5 साल से हम कंप्लेन कर रहे हैं। ऊपर देखिए आग लगता है, गर्मी में आग लगता था, नीचे गिरता था, घास जलने लगता था। और अभी जब पानी आया है, दिन रात पानी गिर रहा है, तो अंदर से वो अर्थिंग में से देखिए, अब तो देख ही रहे धुआं उठ रहा है, जानवर मरा है। अगर कोई गाय या कोई बच्चा या कोई आदमी बाई चांस टच करता है या पानी में भी करंट है, पानी में भी क्या करंट पूरा फैल गया, तो पानी में फैलेगा ही। पानी में तो करंट फैलेगा, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से देखिए, अगर उधर कोई जाए तो उसका मरना निश्चित है। सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ ने कहा कि जलापूर्ति योजना का सीवरेज योजना को दूसरी बार मिले एक्सटेंशन की अवधि भी 30 जून को समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब तक दोनों योजना का 50% भी काम पूरा नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए नगर विकास विभाग, वन विभाग, रेलवे, पथ निर्माण विभाग और आवास बोर्ड पूरी तरह से जिम्मेवार है। बता दें कि 23 फरवरी 2019 को आदित्यपुर पेयजल योजना का, जबकि 23 नवंबर 2017 को सीवरेज योजना का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब तक ये देखा जा रहा है कि किसी भी विभाग के बीच आपस में तालमेल नहीं है। इस प्रकार के कार्य को लेकर सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ ने जनहित याचिका दायर करने की मांग की है। इन दोनों संगठनों ने मांग की है कि जब तक दोनों योजनाएं पूरी नहीं होती है, सरकार आदित्यपुर नगर निगम के सभी नागरिकों से लिए जाने वाले टैक्स को बंद करे। इसे लेकर दोनों संगठनों की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें जन कल्याण मोर्चा अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश के अलावा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता नरेंद्र प्रसाद और झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट के महासचिव अधिवक्ता सुनील कुमार स्वयं मौजूद थे। गौरतलब है कि सीवरेज योजना जहां 255 करोड़ की है, वहीं जलापूर्ति योजना 395 करोड़ रुपए की है। दोनों योजनाएं आदित्यपुर के करीब 60,000 परिवारों के लिए बनी थी। बरसों से डाला जा रहा है और इससे हम लोग जो है सो बहुत आगे हैं। माननीय उच्च न्यायालय खुद संज्ञान लिया था कि नदी में जो है सो कोई भी सीवेज का पानी नहीं जाए। WPPI या 1325/2011 मुझे याद है। तो सरकार हरकत में आई और झारखंड में हुआ कि भाई नगर निगम का पानी नदी में नहीं जाए, ट्रीटमेंट करके उसको डाला जाए। तो टेंडर तो ये लोग कर दिए। आदित्यपुर में 233 करोड़ का टेंडर हुआ 2018 में, और
जिस काम को 2021 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है कि सरकार दो बार एक्सटेंशन दिया है और 2023 के 30 जून तक एक्सटेंशन है, लेकिन काम 50% भी नहीं हुआ। कुछ दिनों से लगातार हल्दी पोखर बाजार में छोटे छोटे 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों द्वारा भीख मांगे जाने के मामले पर कई तरह की शिकायतें आ रही थी। इस मामले को लेकर मुखिया देवी कुमारी भूमि द्वारा यायावर प्रजाति के सभी लोगों को बुलाकर पंचायत भवन में पूछताछ की गई। वहीं सख्त हिदायत देते हुए छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए बाजार ना भेजे जाने की सलाह दी गई। साथ ही कहा कि नेशनल हाईवे में भीख मांगते समय अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए इस तरह के कार्य से बचे। वहीं दूसरी ओर बताया गया कि छोटे छोटे बच्चों के माता पिता बच्चों से भीख मंगवाकर शराब पीते हैं। वहीं सभी परिवारों को पंचायत मुख्यालय में बुलाकर मुखिया द्वारा इन माता पिता से कहा गया कि बच्चों को स्कूल से जोड़े, क्योंकि बच्चों को भीख मंगवाना कानूनी अपराध है, इसलिए इन सब से बचे और कार्य कर परिवार का जीवन यापन करें। इनके माता पिता के द्वारा कम से कम 15 से 20 बच्चों को पंचायत क्षेत्र में NH2 रोड पर भीख मंगवाने का कार्य कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सभी को पंचायत में बुलाकर हिदायत दी कि देखिए, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि बाजार क्षेत्र में कहीं पर भी बच्चों से भीख मंगवाना ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को शिक्षा से जोड़े, स्कूल भेजें। अगर इन सब में मेरी अगर मदद चाहिए तो मैं निश्चय मदद करूंगी, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शिक्षा हासिल कर ही सही मायने में भविष्य में एक अच्छी नागरिक साबित होंगे। वहीं चक्रधरपुर प्रखंड के ठेसा पीड़ व बंदगांव प्रखंड के रायबेड़ा गांव में गुरुवार की अहले सुबह 4 बजे शौच करने गई 2 महिलाओं को सांप ने काट लिया। घटना के बाद आनन फानन में परिजनों ने दोनों महिला को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया, जहां दोनों का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत ठेसा पीड़ गांव निवासी मीना महतो अहले सुबह करीब 4 बजे शौच करने के लिए आंगन में गई। इस दौरान उसके पैर में सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए महिला को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया। ठीक उसी तरह बंदगांव प्रखंड के रायबेड़ा गांव निवासी असाई बोदरा सुबह उठकर आंगन में शौच करने गई। इस बीच सांप ने महिला के पैर में काट लिया। उक्त महिला को भी परिजनों ने अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया। इधर सोनवा प्रखंड के शशिकेला गांव निवासी गणेश बारी भी सुबह 5 बजे उठकर शौच करने खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसके पैर में सांप ने डस लिया, जिसके बाद सभी को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के बाद तीनों खतरे से बाहर है। इसके अलावा बुधवार रात करीब 10 बजे सोनवा बैगमारा गांव निवासी महेंद्र मुंडा घर के बाहर टहल रहा था। उसी दौरान उसके पैर में जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल अवस्था में महेंद्र मुंडा को सोनवा उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन महेंद्र मुंडा की गंभीर स्थिति को देखकर उसे चक्रधरपुर रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन महेंद्र मुंडा को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महेंद्र मुंडा को ऑक्सीजन दिया। जिसके बाद महेंद्र मुंडा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। रात करीब 12 बजे परिजनों ने महेंद्र मुंडा को चाईबासा सदर अस्पताल में भर्ती किया, जहां महेंद्र की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर मौसी बाड़ी से वापस अपने स्थान पर लौट आए। घूरती रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ का रथ खींच पुण्य के भागी बने। इधर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं भक्त नाचते गाते झूमते भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाते मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, जहां भक्त भगवान जगन्नाथ के घूरती रथ यात्रा में शामिल हुए और पुण्य के भागी बने। वहीं दूसरी ओर मुसाबनी 1 नंबर दुर्गा मंडप स्थित मौसी बाड़ी से महाप्रभु जगन्नाथ की बाहुड़ा रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पूजा अर्चना कर बलभद्र, सुभद्रा और महाप्रभु जगन्नाथ को हिलाते डुलाते मौसी बाड़ी से भजन कीर्तन के साथ निकाली गई और पोस्ट ऑफिस मैदान में तीनों भाई बहन को रथ में विराजा किया। मौके पर राजा के रूप में वीरेंद्र सिंह देव, मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, भाजपा नेत्री सुनीता देवदूत सोरेन, घाटशिला के जिला पार्षद दिव्यानी मुर्मू, भाजपा नेता दिनेश साव आदि उपस्थित थे। मौके पर पुजारी अशोक देवता द्वारा पूजा अर्चना की गई।
इसके बाद अतिथियों द्वारा नारियल फोड़कर बहुड़ा रथ का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रथ को खींचने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भजन कीर्तन एवं जय जगन्नाथ के नारों के साथ बलभद्र, सुभद्रा और महाप्रभु जगन्नाथ को नगर भ्रमण कर मुसाबनी 2 नंबर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचाया। इस मौके पर पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।